नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज यहां पर करेंगे सोने की। और पिछले कई दिनों में लगातार उठापटक हमने क्रॉस एसेट क्लासेस आते हुए देखी है। बजट के बाद ऑफ कोर्स यहां पर क्लैरिफिकेशंस हैं, समझने की यहां पर कोशिश की गई। ग्लोबल रिस्क ऑफ उसके बाद आया और देन ऑफ कोर्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स यहां पर रेट कट्स को लेकर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा डिस्कशन है। एंड देन ऑफ कोर्स जब तक ये सब खत्म होगा, US के इलेक्शंस नवंबर में आ जाएंगे। इन सब के बीच आपके पोर्टफोलियो में सोने की क्या जगह है, किस तरह से देखें सोने को वर्सेस अदर एसेट क्लासेस, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। क्वांटम AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चिराग मेहता, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड कमोडिटीज एंड फंड मैनेजर विक्रम धवन एंड आनंद राठी वेल्थ की हेड ऑफ म्यूचुअल फंड श्वेता रजानी हमारे साथ हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। चिराग, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अब तक हमने जिस तरह के मूव्स आते हुए देखे हैं, जिस तरह के डोमेस्टिक फैक्टर्स, इंटरनेशनल क्यूज लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले वन, किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए और दूसरा उसमें सोने की क्या जगह है? जी मनीषा, अगर फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा सेटअप देख रहे हैं हम गोल्ड के लिए। इन टर्म्स ऑफ जो हमने येन कैरी ट्रेड में अनवाइंडिंग देखा है, ओवरऑल उसका रिस्क ऑफ काफ़ी हद तक हमें लगता है कि जारी रहेगा ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो अनवाइंडिंग है वो आई थिंक विल बी देयर। हालांकि जापान से हम कमेंट्स देख रहे हैं कि मार्केट जब भी अनस्टेबल होगा तभी हम कोई भी रेट इम्पैक्ट नहीं लाएंगे, मगर हमें लगता है कि मार्केट में एक नर्वसनेस है। आई थिंक वो नर्वसनेस की वजह से कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग होते रहेंगे। एंड ऑल दिस स्टार्टेड विद येन जब ये 120 के आसपास था। सो आई थिंक देयर इज स्टिल फर्दर मूव डाउन फॉर द येन एंड कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। और दूसरा है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, काफ़ी सपोर्टिव है गोल्ड के लिए। अभी भी मिडल ईस्ट में काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, सो वो एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। एंड थर्डली इन द US जो हम इंक्रीमेंटल डेटा देख रहे हैं वो एक सॉफ्टनेस दिखा रहा है इकोनॉमी के लिए। सो एज आगे जाके हमें लगता है कि रेट कट्स ज़रूर आएंगे US में। द पेस ऑफ रेट कट्स इज डिबेटेबल, मगर हमें लगता है कि आगे जाके इवन दिस ईयर वी मे सी 2 or 3 रेट कट्स एटलीस्ट इन द US। मार्केट्स कुछ ज़्यादा फैक्टर कर रहे हैं। और जब भी हमने ऐसा अनसर्टनिटी वाला इम्पैक्ट देखा है जहाँ पे एसेट मार्केट्स में इम्पैक्ट आता है, तभी लिक्विडिटी के लिए कभी कभी गोल्ड सेलिंग होती है, क्योंकि लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है टू फीड अदर एसेट क्लासेस में जो लॉसेज आ रहे हैं। सो इसलिए अगर आप लास्ट 2 दिन में देखेंगे तो गोल्ड में भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस आते हुए देखी है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी गोल्ड ऐड करने के लिए पोर्टफोलियो में। अगर एलोकेशन ज़्यादा नहीं है तो 10 से 15% एलोकेशन अगर नहीं है तो दिस इज अ गुड टाइम टू इंक्रीज योर एलोकेशन टू गोल्ड। और हमें लगता है कि फैक्टर्स नेक्स्ट 2 to 3 years में काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे फंडामेंटली फॉर गोल्ड। सो एक गोल्ड में एक एलोकेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ऑल राइट, वेल एब्सोल्युटली, चाहे वो कैरी ट्रेड है, जियोपॉलिटिक्स है, रेट कट्स हैं, इन सबका फायदा हमने सोने में आता हुआ देखा है। और विक्रम, आपका क्या सेंस है? जैसे चिराग कह रहे हैं कि 2-3 साल के लिए सपोर्टिव फंडामेंटल जारी रह सकते हैं, 10 से 15% सोने में निवेश होना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा अपने शो में इन्वाइट करने के लिए। देखिए, पिछले 20 साल में गोल्ड का काफी पैराडाइम शिफ्ट हुआ है सेंट्रल बैंक्स को लेके। 2007-2008 की जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस थी, वो टाइम पे जो US ट्रेजरी होल्डिंग्स थी गोल्ड सेंट्रल बैंक्स की, वो एक पीक पे थी। करीब 70-75% जो एसेट्स थे सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स में, वो US ट्रेजरी थे या US डॉलर एसेट्स थे। वहां से वो एक पीक थी 70-75 की पीक, आज की तारीख में वो 60% से नीचे आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10-15-20 साल में काफी परसेंटेज टर्म्स में काफी रिडक्शन हुआ है US डॉलर होल्डिंग्स का सेंट्रल बैंक्स के। और ये सेंट्रल बैंक्स के जो ट्रेंड्स होते हैं ये जनरेशनल होते हैं, ये कोई 1 साल या 2 साल के नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड चलता रहेगा कि कहीं ना कहीं जो आजकल जो हम बोलते हैं, अभी ईस्ट और वेस्ट तो नहीं बोलते, आजकल हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, उनके वेरियस मोटिवेशन हो सकते हैं। शायद RBI डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड खरीदे, चाइना और रशिया स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए या ट्रेड एक्सपेक्टेड ट्रेड वॉर के लिए करें।
तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड है जो चल रहा है पिछले 10-15 साल से, ये कंटिन्यू होगा। जैसे मैंने बोला कि सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म कॉल नहीं लेते, लॉन्ग टर्म कॉल लेते हैं। तो जो यूएस ट्रेजरी जो रिडक्शन हो रही है सेंट्रल बैंक्स में, उसमें गोल्ड इज वन ऑफ दी सिक्योरिटीज, जो कि सिर्फ गोल्ड ही ऐड नहीं हो रहा है डॉलर बेच के, लेकिन गोल्ड भी ऐड हो रहा है बाकी सब करेंसीज और सिक्योरिटीज को मिला के। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। दूसरी चीज जो हमने देखी है वो जो कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले नहीं हुई है हिस्ट्री में। पहले ऐसा होता था कि आज से 5 साल 10 साल पहले की जब भी गोल्ड की प्राइसेस या सिल्वर की प्राइसेस रैली करती थी तो काफी स्क्रैप निकलता था, लोग अपनी गोल्ड होल्डिंग सेल करते थे और डिमांड कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती थी। अगर आप देखें अक्टूबर से लेके अभी तक गोल्ड की प्राइसेस किसी भी करेंसी में 30 से 40% ऊपर है, लेकिन फिजिकल डिमांड जो है ग्लोबली गोल्ड की किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, बार्स हो, ईटीएफ हो, ईटीएफ शायद इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन डिमांड ओवरऑल गोल्ड की डिमांड है डिस्पाइट इतनी हाई प्राइसेस गई हैं। अक्टूबर में 1800 का रेट था, अभी हम 2400 के आसपास हैं, तो आप समझ सकते हैं काफी बड़ा समय भी नहीं निकला है उसमें। तो इस दौरान जो फिजिकल डिमांड है वो एक्चुअली एक्सेलरेट करिए कई रीजन्स में, जैसे आप चाइना की बात करें तो वहाँ काफी एक्सेलरेट करिए। इंडिया की डिमांड अगर एक्सेलरेट नहीं करी तो काफी रोबस्ट रही है। तो ये दो ट्रेंड जो है ये काफी महत्वपूर्ण है गोल्ड के लिए, और मैं समझता हूँ ये ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप नियर टर्म की बात करें तो जैसे चिराग ने बोला कि इलेक्शन, जैसे आपने भी बोला, इलेक्शन जो यूएस इलेक्शन आने वाला है, और अगर आप डेटा देखें पिछले 20 से 25 साल में 4 में से 5 इलेक्शन में गोल्ड जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सिक्योरिटी रहता है यूएस इलेक्शन के टाइम में। तो ये मुझे लगता है नियर टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो हैं वो काफी encouraging है। Oh, well, absolutely. As actually, Vikram, depending on कि whether Trump comes या फिर Kamala Harris, उसमें भी कितना गोल्ड खरीदा जाएगा, the markets has put out various reports on that also. Of course, उसके ऊपर बाद में नजर डालेंगे, लेकिन आपके पास आना चाहेंगे श्वेता और आपसे जानना चाहेंगे कि what is your sense, especially जो हमने बजट में आता हुआ देखा, सबसे पहले आपकी क्या सेंस है जो 15% से हमने यहाँ पर ड्यूटी 6% आते हुए देखी, और जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स यहाँ पर हटाए गए, आप कैसे देखती हैं उसे? जी मनीषा जी, देखिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी कट हुई, जहां हम पहले 15% की एक कस्टम ड्यूटी पे करते थे, उसके उस जगह पे अभी हम 5% पे करेंगे। तो हाँ, गोल्ड के भाव में हमने देखा करीबन 5000 के आसपास का फर्क पड़ा। बट वो बस एक फैक्टर होता है। गोल्ड की प्राइस डिटरमाइन होती है इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, आपका गोल्ड कहाँ ट्रेड कर रहा है, प्लस आपकी एक करेंसी इफेक्ट क्या रही है। इस कारण के वजह से आपकी गोल्ड प्राइस में ज्यादा इम्पैक्ट रहता है कंपेयर टू कस्टम ड्यूटी कट। तो मैं कहूंगी अगर हम ये ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं गोल्ड का कि किस तरह से गोल्ड बढ़ा है और आगे जाके आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो वो एक कमोडिटी के हिसाब से 6-7% की एक ग्रोथ रेट रही है फॉर द कमोडिटी, प्लस आपका करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से। अगर मैं 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो गोल्ड से आपको करीबन 9% की रिटर्न बनी होगी। और उसी समय में अगर मैं इक्विटी देखती हूँ तो इक्विटी में आपका 12 से 13% का रिटर्न बना होगा। अब बजट के बाद एक चीज और हुई है कि गोल्ड में जहां पर हमारा टैक्स रेट, चाहे आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो या गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड, आपकी टैक्सेशन होती थी अगर 3 साल से ज्यादा का आपका होल्डिंग पीरियड है तो उसे 20% विथ इंडेक्सेशन की टैक्स रेट लग जाती थी, और उससे कम समय के लिए अगर आपने होल्ड किया है तो फिर वो आपके लिए एक स्लैब रेट पे टैक्स होता था। अब बजट के बाद जो चेंज हुआ है वो ये है कि अगर गोल्ड ईटीएफ आप खरीद रहे हैं तो 12 महीने के बाद आपका लॉन्ग टर्म स्टार्ट हो जाता है, जहां आपको 12.5% की टैक्स रेट लगती है। गोल्ड फंड अगर हो तो वो 24 मंथ्स, मतलब 2 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म पीरियड स्टार्ट होके 12.5% की रेट लग जाती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में एक फायदा है, अगर आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो जो कैपिटल गेन बनता है वो आपके लिए टैक्स फ्री है। उसके अलावा गवर्नमेंट आपको 2.5% का एक ब्याज देती है हर साल
वो आपको स्लैब रेट पे लगता है, तो वहां कोई चेंज नहीं हुआ है। जी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं। ओह एब्सोल्युटली, और ये शायद ज़्यादा पुश ही करेंगे यहाँ पर लोगों को खरीदने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का भी समय है। हम जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से यही जानेंगे कि विद ऑल दीज चेंजेस भी अब आगे जाकर यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड होना चाहिए और क्या बेस्ट विकल्प है यहाँ पर इसको लेने के। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सोने पर। और ब्रेक से पहले श्वेता ने बहुत डिटेल में समझाया कि बजट से पहले और बजट के बाद यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिले हैं अगर आप गोल्ड में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चिराग, ये क्वेश्चन आपसे, और आपने कहा पिछले 2-3 साल, अगले 2-3 साल रादर यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रह सकते हैं, होल्डिंग्स यहाँ पर अच्छी खासी होनी चाहिए सोने में। आप कैसे देखते हैं ETFs की तरफ जिस तरह का रुझान रहा है, जिस तरह की हमने पार्टिसिपेशन ग्रोथ आते हुए देखी है, और यहाँ से क्या सेंस आप देंगे? क्योंकि अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की सेकेंड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर की रिपोर्ट देखें तो ज्वेलरी डिमांड गिरी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर बढ़ी है। जी मनीषा, हमने भी काफी एनकरेजिंग फ्लोज देखे हैं। हालांकि अभी भी छोटे फ्लोज हैं, मगर रेगुलर कंसिस्टेंट फ्लोज हम देख रहे हैं गोल्ड ETFs और गोल्ड फंड्स में। मंथ ऑन मंथ हम इनफ्लोज ही देख रहे हैं गोल्ड फंड्स में। हालांकि इक्विटी मार्केट्स काफी अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्लोज कहीं ना कहीं सोने में भी आ रहे हैं, गोल्ड फंड्स में आ रहे हैं। सो एक बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्लोज दैट वी आर सीइंग। एक SGBs में काफी ज्यादा फायदा था एज कम्पेयर टू गोल्ड ETF फ्रॉम अ टैक्स एंगल से देखें, और इंटरेस्ट रेट्स भी ओवर एंड अबव गोल्ड ETF जो नहीं देते हैं वो SGBs देते थे ओवर एंड अबव गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन। तो अभी जब ये ड्यूटी कट देखा है हमने, और बजट में भी हमने देखा है कि जो अमाउंट एलोकेट किया गया है SGBs को लेके, वो काफी छोटी अमाउंट है, अराउंड 15,000 करोड़। और उसके अलावा भी एक रिलक्टेंस हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि काफी बड़ा प्राइस वो देख रहे हैं, चुका रहे हैं ये SGB इशुएंस के लिए। सो ओवरऑल अगर इशुएंस वहां पे कम होती है, और हमने देखा है कि आज भी SGB जो है वो एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। सो गोल्ड ETF जो आज पैरिटी के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स जो गोल्ड की तरफ देख रहे हैं, ये प्राइस डिक्लाइन पे, जैसे ड्यूटी कट हो गया, क्या इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो गोल्ड ETFs में इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस काफी बढ़ जाती है इसके वजह से। और हालांकि जब भी वहाँ प्रीमियम पे कर रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड ETFs में आप पैरिटी में वही बाई कर सकते हैं। जी हाँ। ओवरऑल आई थिंक अट्रैक्टिवनेस गोल्ड ETFs की काफी बढ़ गई है पोस्ट द चेंजेस इन द बजट। और अगर इशुएंस यहाँ से कम हो जाती है SGBs की, तो और भी फायदा गोल्ड ETF में फ्लोज में हम देख सकते हैं आगे जाके। आई गेट योर पॉइंट टोटली वहाँ पर चिराग जी। हाँ, SGB की इशुएंसेज हमने कम होते हुए देखी भी हैं। अगर पिछले 8-9 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो एब्सोल्युटली ETF स्टैंड टू गेन। विक्रम, आप कैसे देखते हैं जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं एज ऑफ नाउ, गोल्ड को लेकर, मेटल्स को लेकर, कमोडिटीज को लेकर फॉर दैट सेंस, आपको लगता है अभी भी यहाँ पर काफी बड़ा स्कोप है? देखिए, फ्लोज एनकरेजिंग है काफी। और एक सबसे बड़ी बात जो इस बजट में हुई है कि जो डिस्पैरिटी थी फिजिकल गोल्ड और लिस्टेड गोल्ड या गोल्ड ETF में, वो निकाल दी गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो एनकरेज करना चाहती है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो, वो जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव है। दूसरी बात ये है कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें आज की तारीख में भी जो भी फ्लोज आ रहे हैं ETF में, पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को और सब भारतीयों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि पूरे बुल रन में इंडियन इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि उनके जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं वो गोल्ड सेल ही कर रहे हैं, तो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं गोल्ड बुल रन जो है मिस किया है लार्जली, जबकि इंडियन इन्वेस्टर्स चाहे वो सिल्वर हो या गोल्ड हो काफी अच्छी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें आज की तारीख में 95 से 97% कंजम्पशन जो है वो फिजिकल में भी है। तो अभी ये एक छोटा बेबी स्टेप लिया है जिसमें डिस्पैरिटीज निकाली है, बट काफी काम अभी जरूरी है और एनकरेज करना चाहिए गोल्ड ETF, सिल्वर ETF या उस तरह के प्रोडक्ट्स का, क्योंकि जब तक फाइनेंशियलाइजेशन नहीं होगा तब तक गोल्ड और सिल्वर जो है इकोसिस्टम में कोई बेनिफिट या कोई
एडिशन नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी में। अगर आप सोना खरीद के लॉकर में रखने वाले हैं या आप कहीं पे भी रखने वाले हैं जो कि सिस्टम में नहीं आएगा, उससे कहीं ना कहीं एक तो स्कार्सिटी बढ़ती है गोल्ड की और सिल्वर की, अवेलेबिलिटी कम होती है, और दूसरी बात उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है और आगे जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ऐसे रेगुलेशन और लॉज आएंगे जो कि एनकरेज करेंगे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। पॉइंट वेल टेकन। श्वेता, एक फाइनल सवाल आपसे है, और आप कैसे देखती हैं गोल्ड को अब आगे जाते हुए? क्या आप इक्वली बुलिश हैं इसको पोर्टफोलियो में लेने के लिए, और अगर हाँ तो किस परसेंटेज पे होना चाहिए एलोकेशन? जी, मैं कहूंगी अगर आप एक लंबे समय का पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप 10 साल 15 साल का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो गोल्ड की एक्सपेक्टेशन होगी वो, हाँ, अगर मैं डेट से कंपेयर कर रही हूँ तो जहाँ डेट मैं एक्सपेक्ट करूंगी 6.5-7% की मुझे रिटर्न देगा, तो गोल्ड उससे 1-2% ज्यादा दे सकता है। लेकिन इक्विटी में से 12 से 14% की रिटर्न देने की एक्सपेक्टेशन रखता है। और अगर हम वॉलेटिलिटी देखें गोल्ड प्राइसेस की, गोल्ड हाँ उस समय में जहाँ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है बहुत अच्छा करता है। जैसे कोविड के समय जब इक्विटी 38% डाउन थी, गोल्ड फिर भी 7% बढ़ा था। तो स्पेसिफिक टाइम्स में गोल्ड बहुत अच्छा करता है। लेकिन लंबे समय के लिए आप 70 से 75% आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में रखें, कम से कम 20% डेट में, और 5 से 10% आप गोल्ड रख सकते हैं। एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की मेरी सलाह रहेगी सबसे। ऑलराइट, तो वो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाने की यहाँ पर राय है, जहाँ पर सोना 5 से 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है। ऑफ कोर्स इन स्पेसिफिक एरियाज, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स में सोना यहाँ पर बेहतरीन करता है, और अगर पिछले 2 साल उठा के देखें तो सोने ने अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं। तो इस एक चीज़ को अपार्ट फ्रॉम फिजिकल बाइंग पोर्टफोलियो में फाइनेंशियलाइजेशन के तौर पर इंक्लूड करना काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए श्वेता आपका, विक्रम एंड चिराग, एंड वो राय हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़।